मैं यहाँ पे यार मिसिसागा में आया हुआ था और यहाँ पे पीछे सेव मैक्स प्रो करके रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी है। सो यहाँ पे यार देख सकते हो पूरे ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर्स की कार देखो, टेस्ला, मेबैक में कौन है? इज दिस रमन सर? Yes. कैसे हो सर? Fantastic. How about you? एकदम सही सर, एकदम सही। Great. आपसे बातचीत कर सकता हूँ थोड़ी देर? For sure. चलो सर। यूजुअली गाइज लोगों को रमन सर के बारे में पता होता है, बट अगर आप लोगों को रमन सर के बारे में नहीं पता है तो ही इज अमंग द रिचेस्ट इंडियंस इन कनाडा एंड ही इज अ CEO ऑफ सेव मैक्स। 2010 से लेके अभी तक ये कंपनी ने $18 बिलियन से ज़्यादा का रियल एस्टेट सेल आउट कर रखा है। सो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। 13 ईयर्स के अंदर इतना बड़ा रियल एस्टेट के अंदर एम्पायर खड़ा करना बहुत ही बड़ी बात होती है। सो कुछ टाइम पहले मैं सर से मिला था एंड उनके माइंड सेट को केटर करने का ट्राई किया है मैंने। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो खुद मैं 5 से 6 बार देख चुका हूँ ताकि मैं अपनी थिंकिंग में चेंजेस ला सकूँ। आई होप कि जो नए बंदे आ रहे हैं वो लोग को हेल्प मिले। तो आपके बारे में सुना बहुत है सर मैंने, बट आपके जो एक्शंस जिस तरीके से लिए थे शायद पूरी स्टोरी बाहर हो नहीं। सो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। Right. सो पहले तो आप मुझे बताओ कि आप आए कब कनाडा एंड कैसे PR वर्क परमिट है, किस तरीके से आप आए थे? Yeah. So I came here in 2003 और मैं एज ए इमिग्रेंट ही आया था और उस समय तो मैं अकेला था, चढ़ा था। तो उस समय जो पॉइंट सिस्टम होता था, मैं पॉइंट सिस्टम पे क्वालिफाई करके आया था। ओके तो मतलब वहाँ से PR होके आए थे आप? Yes. ओके। सो यहाँ पे आके आपका बेसिक प्लान क्या था? मतलब आप शुरू में आए थे, राइट, तो आप क्या मतलब किस बेसिस पे आए थे? वापस जाने के लिए आया था। श्योर नहीं थे मतलब यहाँ पे? नहीं, श्योर था कि वापस जाना है। तो जब मैं आया था तो मैं रिटर्न टिकट लेके आया था। एक्चुअली मेरा यहाँ रहने का कोई मन नहीं था। मेरा उस समय प्लान ये था कि मैं अपना एक बार लैंड करूँगा, उसके बाद अपना जो है वीज़ा स्टैम्प करवाऊँगा और उसके बाद वापस चला जाऊँगा। ऐसा क्यों? मतलब ऐसे खाली PR करने के लिए क्यों? यार ऐसा था ना यार, देखो मेरा वहाँ पे ना काम बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपनी बढ़िया जॉब करता था, मेरे कुछ फाइनेंस का काम था, मेरे पास कुछ क्वालिस थी जो मेरी आर्मी में चलती थी। तो इस तरह से ना मतलब आई यूज्ड टू मेक अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के बनाता था उस समय। मैं बहुत अच्छी बात है सर। 2003 की बात कर रहा हूँ। 2003 में आप यहाँ पे आए थे? यस, 2003। ओके तो ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं, मतलब सिर्फ 20 ईयर्स हुए खाली। हाँ। और ओके फिर आप यहाँ पे आए और फिर आपका कैसा प्लान था? आप आए फिर क्या किया आपने यहाँ पे? फिर 10-15 दिन के बाद ना क्या हुआ कि जब मैं यहाँ थोड़ा सा घूमा, मैंने देखा तो मेरे को ना अच्छा लगा यहाँ पे। तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ अ वंडरफुल कंट्री और यहाँ पे जो है मैं अपने आप को सेटल कर सकता हूँ। तो जब मैंने 15 दिन बाद अपने डैड को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि यार मेरा ना वापस शायद मैं नहीं आऊँगा, तो वो बड़े हैरान हुए क्योंकि मैं अपना सारा कुछ एज वहाँ पे छोड़ के आया था। अपना बिजनेस, अपना जो गाड़ियाँ वगैरह थी, सब कुछ मैं छोड़ के आया था वहाँ पे। तो अगर मेरा प्लान यहाँ पे आके सेटल होने का होता या यहाँ पे रुकने का होता तो मैं उसको वाइंड अप करके आता। हाँ वो बात भी है, राइट। सो उस समय मेरे मतलब मैंने ये लगा लो कि ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए मैंने फाइनेंस में लगाया हुआ था। तो उस पर मुझे बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आ जाता था। तो बट 1 साल के बाद जब मैं उसको सेटल करने के लिए वापस गया तो वो टोटल कुल मिला के 20-25 लाख रुपए का सेटअप था, तो वो सारा ज़ीरो हो गया। क्योंकि जब लोगों को पता लगा कि यार अब मैं वापस नहीं आ रहा हूँ या मैं वहाँ रह रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स उनको ये हुआ कि यार अब तो इसको पैसे देने का नहीं है। वीडियो कंटिन्यू करते हैं गाइस, बट उससे पहले आज की वीडियो के स्पॉन्सर पे पेनी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सो जब भी आप लोग कनाडा आते हो तो आपके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आप लोग को इंडिया पैसा वापस सेंड करना होता है। सो तभी ये लोग आपके लाइफ में रोल प्ले करेंगे। सो इनके 4 ऐसे एडवांटेजेस जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नंबर 1, ज़ीरो ट्रांसफ़र फ़ी। जब भी आप लोग कनाडा से इंडिया पैसा सेंड करते हो तो उसके ऊपर ज़ीरो ट्रांसफ़र फ़ी लगती है आप लोगों को। सो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है ये लोगों का। नंबर 2, बेस्ट एक्सचेंज रेट्स। आप गूगल पे जाके गूगल के एक्सचेंज रेट्स चेक करो और इनके वेबसाइट पे जाके इनके एक्सचेंज रेट्स चेक करना। इनके हमेशा गूगल से ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को बड़ा प्रॉफिट होगा। नंबर 3, कस्टमर सर्विस सपोर्ट मिल रखता है 24/7। सो कभी भी आपको कोई तरीके का प्रॉब्लम आ गया पैसा सेंड करने में या कोई भी तरीके का आप लोग को ट्रबल आ रहा है तो 24/7 ये लोग आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड जो भी डाउट्स है आपके आप क्लियर आउट कर सकते हो। एंड नंबर 4 है, जितनी भी बड़ी अमाउंट हो वो 1 to 2 बिजनेस डेज़ के अंदर आप लोग इंडिया सेंड कर सकते हो।
सो ये भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है एप्लीकेशन यूज़ करने का. सो मेक श्योर जब भी आप लोग कनाडा से इंडिया पैसा सेंड कर रहे हो तो ये लोग को नज़र में रखना. एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो. सो अभी आपका वहाँ पे तो चलो हो गया, फिर आप यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आपका विजन क्या था शुरू में जब आए थे तब? देखो उसके बाद ऑफ कोर्स आई वाज लुकिंग फॉर द राइट डायरेक्शन कि यार अच्छा क्या करूं, कैसे करूं. तो पहले 5-6 महीने ना मैंने सोचा कि यार मैं इस कंट्री को अंडरस्टैंड करता हूँ, इसके फाइनेंशियल सिस्टम को, यहाँ का सोशल सिस्टम किस तरह से काम करता है, बैंकिंग कैसे काम करती है, जॉब मार्केट कैसी है. सो उस समय मेरा जॉब करने का कोई मन नहीं था. ओके. राइट. सो मैं क्या करता था, मैं रोज सुबह जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो डेली मैं सुबह $10 की टिकट लेता था बस की और मैं घूमने निकल जाता था. ओके. बस में यहाँ बाहर. सो कभी मैं स्क्वायरमैन पे जा रहा हूँ, कभी मैं टोरंटो जा रहा हूँ. तो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर द कंट्री. आप आए कहाँ थे सर? पहले जब आए थे तब कौन से प्रोविंस में आए? ब्रैम्पटन में आए थे? हाँ, ब्रैम्पटन इज माय फर्स्ट लव. ओके. सो आप बस में घूमते थे? हाँ, तो मैं एक दोस्त के पास आया तो उसने मुझे मतलब कहा कि यार यहाँ पे ना तू देख, बसों में जाके घूम, कंट्री को देख, सिस्टम को समझ कैसा है. तो उसकी बड़ी अच्छी एडवाइस थी. सो वो रोज मुझे सुबह ना मैप बना के दे देते थे कि अच्छा यार आज ना तुमने इस रूट पे जाना है, आज तूने इस रूट पे जाना है. तो जब जाते थे तो आप क्या, आपके लाइक देखते क्या थे बेसिकली? आपका नज़र की कहाँ, कौन सी चीज़ों पर रहती थी? देखो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पहले आप ना लैंडस्केप को अंडरस्टैंड कर लो. Okay. कि कौन सी जगह कहाँ पे है. राइट. अच्छा टोरंटो जाना है तो कौन सी बस पकड़नी है, कौन से गो स्टेशन पे जाना है, कौन सी गो ट्रेन पकड़नी है. राइट. उससे जब आपको एक बार लैंडस्केप का पता होता है ना तो आपको बड़ा ईजी हो जाता है वहाँ पे कम्यूट करना, इधर उधर जाना या सोचना. Okay. फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जब मैं बसों में घूमता था तो एक दिन मैं बड़ा ना डिप्रेस सा हो गया. मैंने कहा क्योंकि यार मैं बस में, जैसे आप जाओगे, नया इमिग्रेंट कोई भी आता है ना तो उसको एक्साइटमेंट होती है. हाँ. वो दूसरे लोगों से बात करता है कि अच्छा यार तुम क्या करते हो, कहाँ पे हो, कितने टाइम से हो. तो हर आदमी को एक क्यूरियोसिटी होती है. तो मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी. तो मैं बस में जो भी साथ में बैठा होता उससे बातचीत करने लग जाता था. अब जब उससे बातचीत करता तब देखता था कि यार ये बंदा कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है. तो मुझे बड़ा ना अजीब सा लगता था. मैंने कहा यार मतलब यहाँ पे इस कंट्री में कोई भी कामयाब नहीं है, क्योंकि जिस आदमी से भी मैं मिल रहा हूँ वो कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है. तो मैं घर आया तो मुझे बड़ा यार मतलब आई स्टार्टेड फीलिंग डिप्रेस्ड और मैं अकेला बैठ के कमरे में रोने लग गया. Okay. मैंने कहा तो साला गलत डिसीजन हो गया, यहाँ पे रुकने का लग रहा है. राइट. फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है. ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी जो यहाँ पे आया होगा और वो ही मतलब जो है बेसिक जॉब कर रहा होगा. तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ, मैंने खुद से जब मैं बात कर रहा था तो मुझे खुद ही आंसर मिला उसका कि यार जो आदमी कामयाब हो गया है, कोई आदमी कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है, तो वो तो भाई बस में थोड़ी घूम रहा होगा, वो तो मर्सिडीज BMW लेके घूम रहा होगा. तभी मैंने डिसाइड किया कि यार नहीं, मुझे ना अपना सराउंडिंग चेंज करना है, मुझे अपना एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार आई बाय ए कार. तो ऑलमोस्ट लाइक विद इन फर्स्ट मंथ जो है मैंने कार बाय कर ली. अच्छा जब मैंने कार बाय की तो फिर उसके बाद मेरा रूटीन क्या होता था, मैं हर रोज पहले $10 टिकट की खर्च करता था, अब मैं $20 गैस के डलवाता था. तो $20 गैस के डलवा के कभी मैं अड़ोस पड़ोस की सिटीज में घूमने चला जाता था. फिर उसके बाद मैंने लेदर का काम शुरू कर दिया, तो वो मैं लेदर की जैकेट बेचने चला. मैं वहाँ घूमता भी था और लेदर की जैकेट्स भी सेल करता था. ओके. सो इस तरीके से आपका शुरुआत रहा. शुरुआत इस तरीके. सो आपका विजन ऐसा कुछ था नहीं, मतलब इस तरीके का रियल एस्टेट में ऐसा कुछ था नहीं? देखो रियल एस्टेट का नहीं था, पर ये मैं जरूर एक्सप्लोर कर रहा था कि अच्छा यार यहाँ पे मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, किस डायरेक्शन में मैं जा सकता हूँ. राइट. सो बस इतना ही आपकी मेंटालिटी थी जब आए थे तब आप? ओके. सो तो फिर कैसे ये सब कैसे हुआ, फिर आपको क्या क्या लिंक्स कैसे पकड़ते गए आप? तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा और चैलेंजिंग टाइम आया, जब मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने सब खर्च वर्च कर दिए, तो फिर मुझे हुआ कि यार मुझे कोई जॉब ढूंढनी है. उससे पहले मैं गैस स्टेशन पे काम करता था, सिक्योरिटी का काम करता था, तो वो मैं एक पार्ट टाइम की तरह करता था. ओके. ताकि मेरे पास टाइम हो घूमने फिरने के लिए. तो फिर जब उसके बाद मैंने जो WWISS में मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल वहाँ पे मैंने काम किया, तो उसके बाद वहाँ पे मुझे हुआ कि यार मुझे अपना घर लेना है. राइट. जब निधि और मेरी शादी हुई तो हमने प्लान किया कि अच्छा यार अपना घर लेना है, तो मैंने उसको कमिटमेंट किया कि विद इन 90 days विल बाय द हाउस. तो जब वो घर खरीदा तो कुछ सिस्टम इस तरह का बन गया कि वो घर मुझे 5-6 महीने बाद बेचना पड़ा. ओह, क्यों ऐसा क्यों? वो कुछ फनी सा इंसिडेंस था. तो जब वो घर बेचने का प्लान बना तो उसके बाद उस घर में मैंने $30-40 हज़ार का नेट प्रॉफिट बनाया. तो वहाँ से मुझे हुआ, मैंने कहा यार कि ये रियल एस्टेट की जो फील्ड है ना, ये बड़ी अमेजिंग है.
और ऑफ कोर्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं शायद वो ब्लड में भी था, बिकॉज माय डैड हैज़ बीन डूइंग रियल एस्टेट बैक होम इन इंडिया। वो 30-40 साल उन्होंने रियल एस्टेट का काम किया, तो शायद कहीं ना कहीं जीन्स में छुपा हुआ था वो, राइट। और फिर कुछ एटमॉस्फेयर इस तरह का बन गया कि वो बाहर निकल के आ गया शायद। okay. और आपने पहले तो प्रॉफिट देख लिया क्योंकि यहाँ पे इतने टाइम में प्रॉफिट हो गया, तो अभी तो फिर आपने एक लिया, फिर उसके बाद उससे सेकंड, एंड देन दैट्स हाउ यू वेंट। हाँ, उसके बाद फिर मैंने जो है अपना साथ रियल एस्टेट का लाइसेंस लेना शुरू किया। ओके, सो रियल एस्टेट का लाइसेंस का कैसा है सर कनाडा के अंदर अभी फिलहाल अगर लेना है किसी को? सो अभी अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग सिस्टम है। जैसे अगर आपको ओंटारियो में लेना है तो आपको हम्बर कॉलेज के थ्रू जो है वो कोर्स करना पड़ता है। तो उसमें आपको 4-5 कोर्सेज हैं जो आपको कोर्स आप जब उनको कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप किसी ब्रोकरेज के साथ एसोसिएट होते हैं। ओके, वो कितना टाइम लगता है वो कोर्सेज करने में? कितना डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, ऑन एन एवरेज 4 से 6 महीने का टाइम है। 4 से 6 महीने का yes. आप कंफर्टेबली 4 से 6 महीने में वो कोर्स फिनिश कर सकते हैं। ओके ओके। सो शुरू में जब आप आए थे यू वर जस्ट एक्सप्लोरिंग, आपका माइंडसेट एक्सप्लोरिंग कर रहा है? एक्सप्लोर, यस। ओके, सो दैट मींस लाइक मेरे जो भी व्यूअर्स है वो सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड जब शुरू में आते हैं सारे पार्ट टाइम जॉब्स के दौड़ में रहते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे आपने स्टूडेंट्स की बात की है, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात मैं रिकमेंड करता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि यार जब आप इस कंट्री में आओ ना तो एकदम से जॉब्स की ओर मत भागो, राइट। अगर जॉब में जाना भी है ना तो देख के जाओ कि आप जॉब करने कहाँ जा रहे हो। ओके, राइट। एक बार हम लाइक कोई स्टूडेंट आता है यहाँ पे, Right. तो उसके हिसाब से आपको क्या एडवाइस देना चाहिए? देखो, हर स्टूडेंट की एक अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशंस होती है। एक तो स्टूडेंट है जो बेचारा बस किसी तरह से फीस दे के आया है, उसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं उस सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि उस समय आपको एक ये होता है कि यार मैं कम से कम अपनी फ़ीस निकाल लूँ, अपना जो है रहने का खर्चा मैं निकाल लूँ, मुझे कहीं से मंगवाना ना पड़े। देखो, ये किस तरह की एज है कि इसमें आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, ठीक है। आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। अगर मैं उस स्टेज में एक स्टूडेंट की बात करूं जिसके पास की रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं सबसे पहले ही सोचूंगा कि अच्छा यार मुझे साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है और मुझे साथ साथ जॉब भी करनी है, राइट। सो आई विल मैनेज माई टाइम इन सच ए वे कि मैं थोड़ा सा मस्ती कम कर लूँगा। ओके, हाँ, थोड़ा सा जो आप कह लो कि हुड़दंगबाजी या हुल्लड़बाजी कम कर लूँगा। सही बात है, राइट। या उसको बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि ये जो आपकी 16 साल की और 16 से 20 साल की उम्र है ना, ये कैरियर बिल्टअप करने की है। इस समय आप किस डायरेक्शन में जाते हो ये आपका फ्यूचर डिटरमिन करता है। तो इस समय अगर आप मेहनत करने लग जाओगे, आप अगर टाइम की वैल्यू समझ जाओगे, आप अगर सिंसियरिटी की वैल्यू समझ जाओगे, तो आपकी लाइफ जो है आगे बहुत बेहतर होने वाली है। सो चॉइस आपके पास क्या है कि आप इन 4-5 साल में मस्ती कर लो और फिर सारी उम्र जो है वो दुखी होते रहो। दूसरी चॉइस क्या है कि आप इन 4-5 साल में दबा के मेहनत करो और उसके बाद जो है अपने आप को कंफर्टेबल कर। राइट। तो उस स्टेज के अंदर मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क हार्ड कि मैं अपनी स्टडीज़ में भी बेस्ट रहूँ और अपना जो है मैं अपने खर्चे निकालने के लिए काम भी कर लूँ, पर मैं काम देख के करूँगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा है बहुत बार ना स्टूडेंट जो लोग हैं वो बेचारे कभी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, कभी इस तरह की और जॉब्स में चले जाएंगे। आई अंडरस्टैंड, बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बट अपनी तरफ से कोशिश तो करें, लोगों को अप्रोच तो करें। तो आप कैसी कैसी जॉब्स रिकमेंड करते हो? लाइक स्टूडेंट्स अगर वो करना भी चाहता है तो किस तरीके की जॉब आपके हिसाब से लाइक उस बंदे के लिए होगी? हाँ, देखिए, आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो आप ये जाके देखिए कि क्या मैं किसी ऑफिस में रिसेप्शन की जॉब कर सकता हूँ, मैं कहीं पे सेल्स की जॉब पकड़ सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब नया नया आया ना, मुझे सेल्स करने का शौक था। तो मैंने एक दिन मैं गया, मैंने जो सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम होते हैं, मैंने उनकी ट्रेनिंग ली 2 दिन सेल्स की, उनकी डोर नॉकिंग की। तो कम से कम मुझे ये था कि मुझे सेल्स सीखनी है यहाँ की। फिर उसके बाद मैंने एक दिन जाके कैनेडियन टायर के बाहर कार्ड भी सेल किए, जो क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं। ओके, हाँ, ठीक है, बिकॉज दैट वाज रिलेटेड जॉब। वो मेरा मतलब पैशन था वो मेरा। ओके, आपका पहले से ही लाइक थोड़ा बहुत नेचर उस तरफ जा रहा था? ऑफ कोर्स, सेल्स का तो मैं 5 साल वहाँ पे काम करता रहा हूँ इंडिया में, तो ऑब्वियसली, राइट। सो वो मेरे लिए अपना एक फन था वो। ओके, राइट। सो ये आप देखो कि आपको किस फील्ड में काम करना अच्छा लगता है। आप वहां पे जब जॉब करने जाओ ना तो घंटे पूरे करने मत जाओ। प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जॉब कर रहे हैं ना, वो बस घंटे पूरे करने में लगे होते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा घंटे लगा लूँ, उनकी सीखने की इच्छा नहीं होती। सो आइडिया क्या है, देखो, एक तो ये है कि आप हर 10 साल तक आप 10 साल तक 50,000 की नौकरी करते रहो, ठीक है। दूसरा ये है कि आप उन 10 सालों में सीख लो और 11वें साल जो है वो 5 लाख की नौकरी करो। ओके, गॉट इट, राइट। सो हम जो ये 10 साल सीखने वाला एस्पेक्ट है ये नहीं पकड़ते।
हम कहते हैं बस ये हर साल मुझे 25,000 $50,000 बनाना, राइट? ठीक है, वो भी ज़रूरी है, पर उसमें साथ में आपका सीखने का एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। राइट। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को खोल रहे हो, आप अपनी सोच को बड़ा कर रहे हो, आप अपने काम से रिलेटेड बहुत कुछ सीख रहे हो जो आपको फ्यूचर बिल्टअप कर सकता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाएगा। फिर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की यंग जनरेशन के अंदर? पेशेंस ही नहीं है। दे वांट टू बिकम मल्टी मिलियनेयर ओवरनाइट। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? अगर आप ओवरनाइट मल्टी मिलियनेयर बन गए तो वो आपके $1 मिलियन जो है वो उड़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको संभालना तो आता ही नहीं, राइट? आपको ये तो पता ही नहीं कि आप उसको कैसे मैनेज करना है। 100% है सर। बट प्रॉब्लम क्या होती है सर, यूजुअली जो लोग आते हैं ना, उनको पहले तो पता ही नहीं होता उनको करना क्या है, राइट? यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, कुछ भी जॉब कर लेते हैं। सो उनके लिए लाइक क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, आपका ये स्टेटमेंट जो है मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि पता नहीं होता, वो पता करना नहीं चाहते। हाँ, ये भी है। आप देखिए कि आज के टाइम में वी लिव इन सच एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कि आप अगर किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं ना, कुछ चीज़ पता करना चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए, मैं आपको कुछ यंगस्टर्स के एग्जांपल देता हूँ जो इंडिया से इंटरव्यू वगैरह देके यहाँ जॉब लेके आते हैं और अच्छी जॉब लेके आते हैं। सो इसका मतलब है ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, पर आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, राइट? सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए आज के टाइम में कितना सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, कितना। अब मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं गाइडेंस के लिए। आई गिव देम डायरेक्शंस कि अच्छा यार, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आपको ये वाला रास्ता नहीं ऐसे चूज करना चाहिए। क्योंकि देखो, इस समय पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बहुत जगह ना आपको एडवाइस चाहिए होती है। हम एडवाइस किसके पास लेने जाते हैं? अपने दोस्तों के पास, जिनको बेचारों को खुद ही नहीं पता, जो बेचारे खुद ही एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत सही बात है सर। सो आपको अगर एडवाइस लेनी है, मैंने जिंदगी में एक उसूल रखा है, अगर मुझे किसी से सलाह लेनी है तो मैं उससे लूंगा जो उस फील्ड में मेरे से बेहतर है। मैं अगर अपने से नीचे वाले से सलाह लेने जा रहा हूं तो भाई उससे बेहतर तो मैं खुद ही कर रहा हूं। सही, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये एक बड़ा सिंपल सा है, आपके सराउंडिंग में जो लोग आपको सलाह देते हैं ना, वो किस तरह के लोग हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई भी आपको एक सलाह, मतलब आप ये कह लो कि 3 बार सेम सलाह गलत तरीके से आपको दे दी गई, तो आपको ठीक लगने लगेगी। और इसी का रीज़न है बहुत सारे यंग बच्चे, स्टूडेंट्स स्पेशली जो हैं, वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। एडवाइस किससे लें? तो आप जब आए थे तो आपने लाइक किन किन लोगों से एडवाइस लिया? आपका नज़रिया किस तरीके का था? आप कैसे लोगों के पास जाते थे? देखिए, मैं जैसे मैंने बताया कि यार, अगर मुझे सेल्स का बड़ा शौक था तो मैं अलग अलग कंपनियों में जाकर देखता था। यार मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किए कि यार ये सेल्स यहाँ पे कैसे हो रही है, वॉलमार्ट पे सामान कैसे बिक रहा है, राइट? आपका डॉलर स्टोर पे सामान कैसे बिक रहा है, राइट? सेल्स कैसे लग रही है। तो मैं उनको एक्सप्लोर करने, एक्सपेरिमेंट करने जाता था। फिर मैंने ऑनलाइन सिस्टम चेक करने शुरू किए कि यार यहाँ पे सेल्स का प्रोसेस क्या है। और मैं स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूँगा। अच्छा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप एक आज स्टूडेंट हो, ओके, और आप एक $10 की जॉब करने चले गए रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप कार वॉश का काम कर सकते हो? आप यहाँ पे सड़क पे खड़े हो जाओ, है ना, और ये कहो कि अच्छा मैं आपकी $15 में कार वॉश कर दूंगा। आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो तो सही। कितने काम है ऐसे। मैंने बहुत सारे यंग बच्चे देखे हैं, कोई मूविंग का काम कर रहा है, वो अपना बिजनेस खोलने का सोचते हैं, राइट? कार डिटेलिंग का काम है यार, हाँ, ये भी तो सेल्समैन ही है। आप जाओ ना, अभी मैं पीछे एक यंग बच्चे से मिला, तो वो उसके अपना मार्केट प्लेस के ऊपर मैट्रेसेस सेल करता है। आपको नौकरी की तो जरूरत ही नहीं है यार। आज के टाइम पे इतने सारे एवेन्यूज है जहां आप ऑनलाइन बैठ के और बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है? 100%। सबसे अच्छा काम है रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लो यार। ये सही है सर। सो एकदम सही गाइडेंस दिया है आप लोगों ने। सो मेरी जो ऑडियंस है वो यूजुअली 16 से 25 के बीच की है, राइट? तो उनका इसी तरीके का रहता है कि क्या करें यहाँ पे आके, किस तरीके से। बिकॉज एक नॉर्मल कन्वेंशनल जो पाथ होता है, पढ़ाई करा, वर्क परमिट लिया, PR लिया, फिर आगे जॉब करे जा रहे हैं। आपका बहुत अलग था। Yes. आप आए अलग तरीके से, देन यू हैव बिल्ड सो बिग एम्पायर ही कह सकते हैं, एक तरीके से आपने एम्पायर बढ़ाया। सो जब वो बिल्डिंग कर रहे थे आप, तब आपको प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे आपने अलग अलग तरीके के। सो वो टाइम पे आपका मेंटालिटी कैसा था? देखो, somehow I consider myself blessed. मैंने कभी प्रॉब्लम से डरा नहीं यार। उसका शायद एक रीज़न पता है क्या हो सकता है? मैंने भी थोड़ी सी हुड़दंगबाजी वाली लाइफ जी है,
राइट। तो वो कहीं ना कहीं वो आपका थोड़ा सा डर निकल जाता है जब आप मतलब लाइफ की उन चीज़ों में से निकले हो ना, मतलब आपने लड़ाई झगड़े किए हैं या कुछ इस तरह की, मैं मतलब बाद में एहसास हुआ कि यार वो गलत थे, पर कभी उनको देखता हूँ तो वो लगता है कि शायद यार वो भी एक बहुत बड़ा रीजन थे तुम्हारा जिगरा खोलने का या तुम्हारी वो जो फियर फैक्टर को खत्म करने का। पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि यार आज आप वो वाला रास्ता अपनाना शुरू कर दो। पर हाँ, क्योंकि देखो वो ऐसी चीज़ है कि उसमें आप कहाँ पे गलत फंस गए आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर एक स्टेप कहीं ऐसा गलत हो गया तो वो आपकी सारी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। राइट। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपना चांस लो, थोड़ा सा रिस्क लो और नौकरी के पीछे मत भागो, कुछ अलग से सोचो। मैंने आपको बताया ना यार, मैं तो कार वॉश का काम शुरू कर दूंगा, मैं कार डिटेलिंग का काम शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि मैं अपना होम डिलीवरी का काम शुरू कर दूंगा, राइट। हैंडीमैन का काम है, इलेक्ट्रीशियन, अरे घास काटने का काम कर लो यार। आप एक घास काटने की मशीन खरीदो, $200 की आती है, आप गली में जाके डोर नॉक करना शुरू कर दो, उसमें भी काफी असर, राइट। एक घर पे आपको 50 अच्छा काम करके दो, आपको 4 क्लाइंट अपने आप भेज देंगे। तो आपको किसी के पास नौकरी मांगने के लिए जाने की जरूरत तो है नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी स्ट्रीट में जब मैं यहाँ ब्रैम्पटन में रहता था तो देयर वाज अ यंग गाय, तो वो हर चौथे दिन जब स्नो पड़ती थी ना, वो शावल लेके आ जाता था और मैं उसको $30 पे करता था। आप देखो कि वो आधा घंटा में स्नो साफ करता था और मेरे से $30 लेके जाता था। आप देखो $60 घंटे की जॉब है, कौन ही देगा, कहाँ करेगा। उसके बाद मैं उसको फोन करता था। आप देखो कितना काम है यहाँ पे यार। आप 4 स्टूडेंट हो ना, आप मिल के स्नो क्लीनिंग का काम शुरू कर दो, आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। 100% है, ठीक है। आप लॉन मेंटेनेंस का काम शुरू कर दो यार, यहाँ पे तो इन चीजों की वैल्यू है, राइट। परफेक्ट। सो फिर आपने सर एक बार रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लिया, रियल एस्टेट शुरू कर दिया, तो जब वो कर रहे थे तो आप किस तरीके से, लाइक आपका क्या मेंटालिटी था वो टाइम पे, कि आपका खुद का कुछ करना है या फिर ऐसे ही लाइक? नहीं, ये तो मेरी शुरू से ही मेंटालिटी रही है कि खुद का कुछ करना है। देखो मैं समहाउ मैं जॉब के लिए बना ही नहीं था। मैंने जब जहाँ पे जॉब भी की है ना, वहाँ पे मैंने कभी ये सोच के किया ही नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने यही सोच के किया कि मेरी अपना काम है मेरा ये। सो ये देखो, जॉब जो है ना, जॉब ये नहीं आप कहीं पे काम कर रहे हो वो जॉब है। जॉब इज ए माइंडसेट। 9 to 5 इज ए माइंडसेट। आप अगर कहीं पे काम भी कर रहे हो ना, आप वहाँ पे एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। आप ये सोचो कि ये मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में कोई आपको $3,000, $4,000, $5,000 दे रहा है, आपने वहाँ पे ये सोचना है कि मैं इसकी कितनी प्रोडक्टिविटी निकली। वो आपका ना माइंडसेट वैसा बनना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे माइंडसेट क्या है कि बस यार हमने घंटे लगाने हैं यहाँ पे, राइट। जब आप घंटे लगाने के, जब आप वो 9 to 5 के माइंडसेट में आ जाओगे ना, तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है आपको। सो आपको चाहे कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, आपको एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट डेवलप करना है, राइट। एंटरप्रेन्योर इज नॉट कि आप जॉब कर रहे हो क्या कर, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट जहाँ पे कि आप रिस्क लेते हो, आप ये देखते हो कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, आप ये लेते हो कि यार अच्छा मैं क्या रिसोर्सेज खर्च कर रहा हूँ और उसकी मैं क्या आउटकम निकाल रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात आप उसमें नए आइडियाज पे काम करते हो। आप एक प्रॉब्लम ढूंढते हो। देखो आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो वो धीरे धीरे आपका माइंडसेट उस तरफ चलने लग जाएगा। बेसिकली सर आप थोड़ा अपना कंपनी का एक्सप्लेनेशन दो मुझे, करती क्या एग्जैक्टली आप इन डेप्थ, और फिर बात करते हैं। सो जी, हम ऑफ कोर्स वी आर इन रियल एस्टेट बिजनेस है, तो हमारे ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑफिसेस हैं इस समय, एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ मोर देन 1200 पीपल हियर। तो ये हमने सारा जो सिस्टम है लास्ट के 10 साल में खड़ा किया है, और $18 बिलियन से ऊपर का हमने रियल एस्टेट सेल किया है। $18 बिलियन? यस। ओह माय गॉड। और अभी हमने रिसेंटली अपना इंडिया में ऑपरेशन शुरू किए हैं, और इसके बाद जो हमारा अगली बहुत बड़ी हम कुछ अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम जो है अपना कुछ डेवलपमेंट्स भी करते हैं। सो इट्स ऑल टुगेदर रिलेटेड टू रियल एस्टेट। और अभी मेरा मेन फोकस जो है कि किस तरीके से हम यंगस्टर्स के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। मेरी एक एस्पिरेशन है, मैं इस कंट्री का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बनना चाहता हूँ। 100% सर। उसका रीज़न क्या है? मैं ये मानता हूँ कि किसी के लिए जॉब क्रिएट करना, पर मैं उनको जॉब नहीं सिखाना चाहता, मैं उनको भी एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि अगर आप किसी को 9 to 5 सिखाओगे ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल ही नहीं है, राइट। जबकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में बिलीव करती है। मैं कहता हूँ नहीं, आप हर आदमी को एक एंटरप्रेन्योरियल थॉट प्रोसेस दें, राइट।
सो थैंक यू सर, आपकी माइंडसेट के बारे में बताने के लिए, किस तरीके का आपका था जब आप यहाँ आए थे, अभी का भी पता लगा आपके माइंडसेट देख के. सो आई थिंक व्यूअर्स को लाइक यूजफुल रहा होगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आप लोग को वीडियो. एंड थैंक यू सर अपना टाइम निकालने के लिए. थैंक यू जय, ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू. फिर मिलते हैं.